दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इन वीडियोस में आप पाएंगे सोशल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कृषि बिल आए थे और फिर उसके खिलाफ जो है किसानों के संघर्ष प्रदर्शन हुए काफ़ी, तो सरकार ने इसको फिर वापस ले लिया 2021 में। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन चुनें। इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन बनाया गया है, खुद से बनाया है इन लोगों ने, क्योंकि ये टॉपिक आपको किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर से मतलब इन्होंने जो किताब का जो टॉपिक था आपका वो करंट अफेयर से कनेक्ट कर दिया। जो प्रोटेस्ट वगैरह या फिर आपके जो मूवमेंट्स वगैरह या फिर एक तरह से कहे जाए विरोध प्रदर्शन वगैरह जो होते हैं, जो हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि कैसे पब्लिक अपनी बात मनवाती है सरकार से या फिर पब्लिक कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट पर, कि उस टॉपिक का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों ही सही हैं कि लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। अब देखो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो अगर लोग किसी फैसले से गवर्नमेंट के खुश नहीं हैं, जैसे कि किसानों के लिए ये नया कृषि बिल आया तो इससे किसान संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, विरोध प्रदर्शन करके अपनी असहमति जताई कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, इसको वापस ले आओ। तो ये स्टेटमेंट सही है। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। अभी संघर्ष तो कर रही है जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है, अपनी असहमति जनता ने दिखा दी, लेकिन गवर्नमेंट अपना डिसीजन क्यों बदलेगी? डिसीजन गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा क्योंकि वो जो जनता है उसी ने उसको चुन करके वहाँ बिठाया है। तो सरकार को आम जनता को जवाब देना होगा। अगर आम जनता सरकार के फैसले से खुश नहीं है या संतुष्ट नहीं है तो सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। तो यही रीज़न था कि सरकार ने अपना निर्णय बदला जब इतना ज़्यादा विरोध उस बिल का हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। देखो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन ये क्रिएट कर देते हैं, तो आपको समझ जितनी होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ों की समझ आपको अपने आप ही वैसे हो जाती है। जब आप मेरी सारी क्लासेस देखेंगे तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को अपने आप ही आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी असर्शन एंड रीज़न दिया है और सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। इसमें भी देखो जो असर्शन रीज़न के क्वेश्चन हैं इन्होंने खुद बनाए हैं और क्रिएट करें कुछ इस तरह से कि डायरेक्ट आपको ये किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो हमारी क्लासेस का मकसद है, यही मकसद है इन क्लासेस को करने का कि आप जैसे जैसे रेगुलर क्लासेस को देखेंगे ना तो आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ईजी लगने लगेंगे और आप अपनी समझ के आधार पर इनका आंसर देने लगेंगे। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट सिर्फ सही है, दूसरी गलत है। अभी क्योंकि देखो हमें पहले यही देखना होता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब गलत है तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखनी है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। खेतीहर मजदूर मैंने आपको समझाया हुआ है हमारी पॉलिटी की क्लासेस में। खेतीहर मजदूर होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है लेकिन दूसरों की ज़मीन पर वो काम करते हैं, तो उनको क्या है, बहुत कम वेजेस उनको दिया जाता है, बहुत कम पेमेंट की जाती है उनके काम की। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न है जो दिया है कि ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं, तो ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? ये खेतीहर मजदूर होते हैं और जो देखो खेती में काम होता है ना वो सीजनल वर्क होता है। आपको पता ही है कोई भी खेती कुछ महीनों के लिए होती है, 4-5 महीनों के लिए। जैसे धान की खेती के अगर एग्जाम्पल लें तो वो 4-5 महीनों के लिए होगी, जब मानसून पीरियड रहेगा तो उस टाइम पर ये खेती होती है और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद ये खेती नहीं होगी और अगर कोई और खेती नहीं होगी तो इन लोगों को काम नहीं मिलेगा। यानी कि 4-5 महीने फिर इनके खाली जाएंगे। जितने महीने फसल रहेगी उतने महीने इनको काम मिलेगा, बाकी इनको काम नहीं मिलेगा। अब जब इनको काम ही नहीं मिलेगा तो कमाई कहाँ से करेंगे? तो अब फिर इनको दूसरे काम करने पड़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर खेतीहर मजदूरों की बात हो रही है तो खेतीहर मजदूरों के तौर पर अगर हम इनको देखें
तो कुछ ही महीने इनकी कमाई होती है, ना कि साल भर। तो कारण गलत दिया है। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? ये सभी क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं आपकी उसमें से लेकर के, चैप्टर में से लेकर के। आपको जो अगर समझ है तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, अ वुमन सेलिंग फिश इन द सिटी मार्केट। अगर कोई महिला देखो शहर के बाज़ार में मछली बेच रही है, तो वो किसी के अंडर तो काम नहीं कर रही है, वो खुद से मछली खरीदती है, खुद से बेचती है। तो इसका मतलब क्या है, वो उसका खुद का रोज़गार है। वो ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी इनकम उससे कमा रही है, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या वो किसी और के अंडर काम करती है, क्या उसका कोई और बॉस है, कोई उसका मालिक जो है कोई और है क्या। तो अगर वो खुद ही मालिक है अपने काम की, खुद ही वो देखो वो मछली बेचने का काम है उसका, वो किसी दिन चाहे तो मछली ना भी बेचे, उस दिन उसको कमाई नहीं होगी। किसी दिन चाहे तो बेच ले, किसी दिन चाहे तो दिन भर काम करती रहे, दिन भर बेचती रहे, किसी दिन चाहे तो 1-2 घंटे बेच करके आ जाए। तो उसका खुद का काम है। स्वरोजगार का मतलब है कि खुद का ही रोजगार करना, किसी और के अंडर काम ना करना। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ये किसी न किसी के अंडर काम करते हैं। जैसे ज़मींदार के घर काम करती हुई एक खेतिहर मजदूर, तो इसका मालिक कौन है? ज़मींदार। ज़मींदार के घर पर ये काम कर रही है मजदूर। आंगनवाड़ी कर्मी, ये गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको रखा हुआ काम पर, सैलरी वो देगा, सैलरी गवर्नमेंट देगी इसको। तो ये क्या है? ये खुद का काम नहीं है, इसका खुद की कमाई नहीं है, और इसको काम फिर करना ही पड़ेगा। इसको काम करना ही पड़ेगा चाहे इसका मन हो या ना हो। गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, तो ये भी ये जो स्कूल है ये प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो जो भी इस स्कूल का मालिक होगा उसने इसको अपॉइंट किया होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी और के अंडर ही काम कर रही है। तो जब हम खुद का काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो मैटर नहीं करता, लेकिन खुद का ही काम कर रहे हैं, तो उसको ही कहते हैं स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे आप पहचान लोगे इसको, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं है, अपना ही काम करना। इनकम डिपेंड नहीं करती इसमें कितनी है, कम है या ज़्यादा है, बस खुद का काम करना, यानी कि तुम्हारा कोई और मालिक नहीं है, कोई और बॉस नहीं है तुम्हारा, तुम खुद ही हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन और रीज़न दिया गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। दोनों सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो सही नहीं दी गई है। तो यही चीज़ आ गई यहाँ पर अब, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों सही हैं कि नहीं है, और फिर देखते हैं एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, कारण जो दिया गया है, क्या वो सही है या गलत। तो यहाँ पर देखें, अगर हम जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम द्वारा मसौदा तय किया जाना, जो जनमत यानी कि हो गए पब्लिक, यानी कि हम आम जनता। तो जनमत को प्रभावित करने के लिए जो मीडिया है, मीडिया होती है वही जो आपको न्यूज़ दे रही है, समाचार आपको दे रही है, तो उसको जनता को प्रभावित करने के लिए मीडिया द्वारा जो है मसौदा तैयार किया जाना चाहिए कि कौन सी जो न्यूज़ है वो ज़रूरी है दिखाने के लिए, और कौन सी जो न्यूज़ है वो ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी न्यूज़ है वो दिखाना काम है मीडिया का, उसके लिए इसको मसौदा तैयार करना चाहिए, ड्राफ्ट बनाना चाहिए, जिससे कि जो ज़रूरी न्यूज़ है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके, जिनकी ज़रूरत है जनता को जानने की, जागरूक करने के लिए जनता को ऐसी न्यूज़ उसको दिखानी चाहिए, उसको कहते हैं मसौदा तय किया जाना। अब यहाँ पर कारण दिया है, संचार माध्यम के व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। ये कारण तो सही दिया गया है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है जो हमें कथन दिया गया है। संचार माध्यम के व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध होते हैं। बिजनेस हाउसेस कौन होते हैं? जैसे कि जो लोग फंडिंग करते हैं मीडिया वालों को, तो वो होते हैं एक तरह से बिजनेस हाउसेस। तो इनसे क्लोज रिलेशनशिप मीडिया की होती है, तो ये बात सही है। लेकिन जो रीज़न दिया गया है मसौदा तय किया जाने का, वो रीज़न इसका सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन रीज़न गलत दिया गया है। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है? लैंगिक असमानता मतलब जब वो लिंग से जुड़ी हुई हो, मेल फीमेल से जुड़ी हुई हो, तो क्या चीज़ हो सकती है इसकी? इनइक्वालिटी की या फिर डिस्क्रिमिनेशन की। यहाँ पर सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में देख लेते हैं और फिर सही ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वर्क ऑफ वीमेन एंड मैन सेपरेटली। महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग महत्व देना, जैसा कि हमारी सोसाइटी में अक्सर होता है। तो अगर हम महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग महत्व दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं लैंगिक रूप से, और इनइक्वालिटी भी ये कहलाएगी। तो अभी देखो, जनरली आपने देखा होगा जो काम कोई मेल कर रहा है, उस काम के उस मेल पर्सन को ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन जब वही काम कोई फीमेल कर रही है तो उस फीमेल को उस काम के कम सैलरी मिलती है। और इसके अलावा जो दोनों काम करते हैं
जैसे कि मान लो मेल पर्सन जो है काम पर जा रहा है बाहर काम करने के लिए, और जो फीमेल है वो घर पर काम कर रही है, तो फीमेल के काम को जो है कम महत्व दिया जाता है, जबकि जो मेल है उसके काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अगर फीमेल बाहर भी काम करती है और घर पर भी काम करती है, तब भी उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है बहुत जगह पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है ये और डिस्क्रिमिनेशन दर्शाता है ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? एक तरह से जो हम ये कह सकते हैं वैर भाव होता है ना, जैसे एक दूसरे से कोई नफ़रत वगैरह होती है या फिर एक तरह से डिसहार्मनी होती है, उसको क्या चीज़ जो है, कौन से सिद्धांत जो हैं हतोत्साहित करते हैं, यानी कि देखो करेज नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, भाईचारा। अगर ब्रदरहुड है लोगों में तो फिर ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती है कम्युनिटी क्या है या क्या चीज़ क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना में ये जो सिद्धांत हैं वो एक तरह से वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं, यानी कि इसको बढ़ने नहीं देते हैं, डिस्करेज करते हैं अगर भाईचारा होता है लोगों में। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपको सेलेक्ट करनी है कौन कौन सी सही है इसमें से। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में है और सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ABC इसमें से सही है। ABC जो है सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है ये भारत में जो है उसके अकॉर्डिंग सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं, यानी कि कोई भी एक धर्म जो है उसको पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, सभी धर्मों को समान माना जा रहा है। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि नागरिकों का जो दिल कर रहा है वो करेंगे। अगर कोई भी धर्म मानने की उनको आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेंगे कल्चर के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर। तो गवर्नमेंट जो है एक तरह से राज्य जो है, राज्य को एक तरह गवर्नमेंट ही हम मान सकते हैं, मतलब राज्य जो है एक तरह से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये जो है भारतीय राज्य की यहाँ पर बात हो रही है राज्य से, तो भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है, यानी कोई गलत काम ना करे एटलीस्ट कल्चर और धर्म के नाम पर। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा ये करता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है, यानी कि अगर कोई कम संख्या में लोग हैं किसी धर्म के तो उनके अधिकारों की भी ये सुरक्षा करता है कि ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा संख्या के धर्म वाले हैं वो कम संख्या वाले जो धर्म वाले हैं उनको परेशान करेंगे। तो एक तरह से जो अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या में जो लोग हैं, उनके अधिकारों की भी सुरक्षा करता है ये सिद्धांत, ये दर्शाता है। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये क्लियरली कहा गया है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि नागरिकों को अधिकार देता है कि वो अपने हिसाब से जितने पेमेंट चाहते हैं उस पर काम कर सकें, और दूसरा कोई बंधुआ मजदूर के तौर पर काम ना करें, मतलब कोई उससे ज़बरदस्ती कोई अपने पास रख रहा है और मजदूर के तौर पर काम करवा रहा है जैसे चाहे वैसे। तो ये जो है कौन सा मौलिक अधिकार इसकी परमिशन जो है देता है कि ऐसा नहीं कर सकते आप? तो यहाँ पर सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में देख लेते हैं और ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक तरह से शोषण में आता है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि कम पेमेंट पे काम करो या फिर ज़बरदस्ती काम करो, तो ये एक तरह से किस में आएगा, शोषण में आ जाएगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये एक तरह से फंडामेंटल राइट है, किसी को भी आप वैसे मजबूर नहीं कर सकते इस सिचुएशन में काम करने के लिए। तो ये जो राइट है ये क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में ये कहा गया है कि मानव व्यापार, यानी कि इंसान को आप बेच नहीं सकते, जो कि आजकल आप देखोगे बहुत हो रहा है, लड़कियों को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ट्रैफिकिंग इसको कहते हैं। तो बेचा जाता है उसके लिए ही, काम वगैरह करने के लिए किसी और वजह से, या फिर जबरिया श्रम, जबरिया श्रम होता है ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी करवाना, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना, ये सभी क्या हैं, अपराध हैं।
इस अधिकार के अंतर्गत। तो ये अधिकार सुरक्षा करेगा अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो इन सभी चीज़ों से ये सुरक्षा करेगा, ये मौलिक अधिकार। इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक हास्यकरण के संदर्भ में घेटोइजेशन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्रीय समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह किस कारण संभव होता है? घेटोइजेशन मैंने चैप्टर में भी आपको समझाया था। तो ये देखो, ऐसी सिचुएशन होती है, एक ही कम्युनिटी के आपको लोग मिलेंगे एक ही जगह में रहते हुए, मतलब कि बहुत बड़ी आबादी होती है उनकी जो एक ही जगह में रहती है। अब वो जैसे कि कोई एक कम्युनिटी हो सकती है, जैसे आदिवासी कम्युनिटी आपने जनरली देखी होगी, वो इसी तरह से रहती है। तो इसके अलावा कोई और कम्युनिटी भी हो सकती है, ऐसे पर्टिकुलर कोई ऐसी एक ही कम्युनिटी नहीं है। उसके कारण क्या होते हैं बेसिकली, ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 कारण, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है सही कारण जो है। तो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, किस कारण से ये जो मार्जिनाइज कम्युनिटी होती हैं ये रहती हैं अलग, बिल्कुल बाकी सोसाइटी से अलग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A C D। तो यहाँ पर अगर हम B को छोड़ दें तो बाकी सभी हो जाएंगे A C और D। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों के कारण सोसाइटी का प्रेशर होता है। कल्चर, जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है, उनका बाकी लोगों से अलग कस्टम्स फॉलो करते हैं। आर्थिक कारण हो सकता है, गरीब हो सकते हैं वो। और दूसरा है इसमें अकाट्य स्थितियों जैसे भय या विद्वेष के कारण, डर की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं ऐसे लोगों को जीने नहीं देती हैं, मतलब उनके साथ भेदभाव करती हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकती हैं, इससे बचने के लिए भी रहते हैं। अब क्योंकि ये सोचते हैं भाई हम सभी लोग एक ही कम्युनिटी, एक ही जगह पर अगर रहेंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी, इस तरह की सिचुएशन से। समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब क्योंकि ये एक ही कम्युनिटी के लोग हैं तो आपस में इनके बीच एकता रहेगी, तो बाकी जो दूसरी कम्युनिटी का कोई है तो वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं अपने लोगों के बीच, अपनी कम्युनिटी कल्चर वाले लोगों के बीच। तो इसके ये 3 कारण होते हैं बेसिकली जो घेटोइजेशन होता है। घेटोइजेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे जो बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ले भी लिया है इसका थोड़ा सा मीनिंग। तो ये शब्द जो है घेटोइजेशन, ये आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए होता है। जैसे कि आप देखो कोई कॉलोनी का नाम रख देते हैं कि ये वाली कॉलोनी है, इस तरह से। इसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इसकी ये स्पेशलिटी है। और घेटोइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया है विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी किसी भी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के बीच के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। उनको लगता है कि हम सेफ यहाँ पर रहेंगे। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प भी नहीं होते हैं, एक रीज़न ये भी होता है, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। देखो एक रीज़न और है इसका, मतलब ये आप पाएंगे कि वो जो कम्युनिटी वो जो अलग रह रही है वो बाकी सोसाइटी से घुलती मिलती नहीं है वो इतनी। जैसे कि हम लोग क्या हैं, हम जैसे जहाँ पर भी रह रहे हों भले ही हम, लेकिन हम कहीं और जाएं तो हम उन लोगों से घुल मिल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर डर रहता है कि ये लोग उस चीज़ का क्या करेंगे, उसका हम पर गलत असर पड़ सकता है या ये लोग हम पर हावी हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो बाकी कम्युनिटी से बाकी सोसाइटी से एक तरह से कटते चले जाते हैं। कटने का मतलब डिस्टेंस एक तरह से बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कारणों की पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूह को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया। यानी कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिनके कारण आदिवासी जो है ये तरह तरह के काम करने लगे। कहीं पर ये निर्माण कार्य में मजदूर का काम करते हैं, कहीं पर बागान मजदूर का काम करते मिल जाएंगे, कहीं पर उद्योगों में ये मजदूरी करते मिल जाएंगे। तो मतलब इस तरह के काम ये करने लगे। तो उसका कारण क्या रहा है, किस वजह से ये काम करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा आदिवासी समूहों को। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, A, B और D। सी को छोड़ देंगे क्योंकि जलवायु स्थितियाँ इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें शामिल है वन नीतियाँ, जो कि अंग्रेजों ने लाई थी। वन नीतियाँ, वन कानून लाए थे अंग्रेज, जिसकी वजह से क्या हुआ था, आदिवासियों को उनके जो एक तरह से प्लेस थे, जंगलों में रहते थे, ज़्यादातर जंगल ही इनका आजीविका का साधन होते थे। जड़ी बूटियाँ, लकड़ियाँ जो भी हैं,
फल फूल वगैरह वहीं से, फल फ्रूट जो भी मिलते थे उनको वहीं से मिल जाते थे। आजीविका बहुत अच्छे से इनकी चलती थी। जब नए वन कानून आए तो अंग्रेज़ों ने इनको वनों से बेदखल कर दिया। और इसके अलावा आर्थिक परिवर्तन आए। आर्थिक परिवर्तन जब इनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया, अब इनको आजीविका के लिए कुछ तो चाहिए होता कि मतलब कैसे गुजारा करेंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे। उसकी वजह से इनको मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य द्वारा राजनीतिक बल, अब वही है, राज्य द्वारा राजनीतिक बल वही हो गया, वही जब नए कानून बने तो उनको जो है एक तरह से रहने को और खाने को कुछ नहीं मिला, तो वहाँ पर उनको दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा और वहाँ पर मजदूरों की तरह काम करना पड़ा। तो बेसिकली ये 3 रीज़न हम कह सकते हैं जो कारण बने इनके मजदूर बनने का, A, B और D। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।